हेलो एवरीवन। मेरा नाम शुभम कटियार है और आज आपके सामने जो चार्ट ओपन है वो रूपा का 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने अपनी कुछ नंबरिंग की हुई है। ये जो नंबरिंग है ये अलर्ट वेव थ्योरी के बेसिस पे मैंने की हुई है और जो मैंने नंबरिंग स्टार्ट की है वो कोरोना लो के बाद से स्टार्ट की हैं। अ, चलिए इसको समझते हैं कि बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है। एक लो बना हमारा मार्च 20 का, ये ऑल टाइम लो है रूपा के लिए। और इसके बाद से एक अपमूव छोटा सा स्टार्ट होता है। इस अपमूव को समझते हैं बेसिकली। यहाँ पे 5 ओवरलैपिंग वेव्स बनी हुई हैं, जो कि जब ये पैटर्न ओवरलैपिंग ऑफ वेव्स का कंप्लीट हुआ है अगस्त 20 को, तो जब इसको आप सम अप करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे एक लीडिंग डायगोनल बना हुआ है। लीडिंग डायगोनल हमेशा ही वेव 1 में बनता है और जब ये डायगोनल कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद रिट्रेसमेंट आता है, तो ये हमारा एक साइकिल हमारी कंप्लीट हो जाती है। मतलब वेव 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया और वेव 2 हमारा अक्टूबर 20 को यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और इसके बाद से हमें एक अप मूव देखने को मिलता है, जो कि एक 5 वेव्स का इम्पल्सिव मूव है वेव 3 के फॉर्म में। और वेव 3 हमारा दिसंबर 20 को कंप्लीट हो गया है और इसका जो रोटेस्ट मूवमेंट हुआ है वेव 4 के फॉर्म में, ये मई 21 को कंप्लीट हुआ है। फिर अगेन एक इम्पल्सिव मूवमेंट आई है जो कि वेव 5 को कंप्लीट करती है जुलाई 21 को। और जुलाई 21 के बाद से ये करेक्टिव मूव में अभी तक चल रहा है। तो लीडिंग डायगोनल एक जो वेव वन में फॉर्म होता है, इसके बारे में डिटेल में मैंने ऑलरेडी अपने ही एक ट्रेडिंग व्यू पोस्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि जिसका कि लिंक मैं आपको मेंशन कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जा करके लीडिंग डायगोनल को समझ सकते हैं। बेसिकली लीडिंग डायगोनल इम्पल्स के मैक्सिमम 80% रूल्स को फॉलो करता है। बस एक रूल को फॉलो नहीं करता है, जो कि ये होता है कि वेव 4 की जो एंडिंग होती है वो वेव 1 की टेरिटरी में ही होती है। मतलब वेव 4 और वेव 1 की हमेशा ही ओवरलैपिंग होती है। और बाकी मैक्सिमम रूल्स जो होते हैं वो इम्पल्सिव के ही रहते हैं। जो मैं आपको लिंक शेयर करूँगा उसमें मैंने ग्रेट डिटेल में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। आप वहाँ से जाके इसको समझ सकते हैं। तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे। अब हम देखते हैं कि जो हमने मार्किंग की हुई हैं ये ऑलरेडी मैंने सही मार्किंग की हुई है कि नहीं की हुई है। इसको हम देखते हैं। ये एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए और आप सबके लिए। अलॉयड वेव को हमेशा ही कॉम्प्लेक्स वेव थ्योरी के फॉर्म में देखा गया है, लेकिन एग्जैक्टली ऐसा है नहीं। अलॉयड वेव बहुत ही सिंपल थ्योरी है और इसके कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें समझना पड़ता है। हमने एक रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था कैनेडी चैनलिंग टेक्निक्स के बारे में। तो अभी हम जो इसको देखेंगे वो कैनेडी चैनल्स के थ्रू ही इसको देखेंगे कि ये वेव 3 है कि नहीं है। ये ओरिजिन है वेव 0 का, मतलब वेव 1 का। वेव 1 की सब वेव 1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो हम क्या करेंगे, अपना एक कर्सर लेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे या चैनल ड्रॉ करेंगे, जिसको कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे। वेव 2 जहाँ पे क्लोज हो रही है वहाँ तक लेके जाएंगे और इसको एक्सपेंड कर देंगे। और इसको वेव 1 के टॉप पे आकर के हम वेव 1 के टॉप पे आकर के हम क्लिक करेंगे तो हमारा एक चैनल फॉर्म हो जाएगा। सो केसीटी क्या कहता है कि अगर करेक्टिव वेव होगी तो वो चैनल के अंदर ही होगी, और इन केस अगर वो इम्पल्सिव होगी तो वो चैनल के बाहर जाकर क्लोज हो जाएगी। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, वेव 1 कंप्लीट हुआ, वेव 2 कंप्लीट हुआ चैनल के अंदर, और वेव 3 जो हो गया वो चैनल के बाहर आके क्लोज हो गया। तो इसका मतलब है क्लियर इम्पल्सिव है ना। अब हम इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं और हम देखते हैं कि फिबोनाची के थ्रू हम क्या देख पा रहे हैं। स्टार्ट ऑफ वेव 1 टू द एंड ऑफ वेव 1 टिल द एंड ऑफ वेव 2। ठीक है, हमने फिबोनाची का एक टूल ले लिया और यहाँ तक गए। हम देख रहे हैं कि जो 100% है हमारा वो कि यहाँ पे क्लोज हो रहा है, और वेव 3 जो है वो 100% के ऊपर क्लोज हो रही है। सो ये क्लियर डिफाइन हो गया कि ये वेव 3 है। ठीक है, वेव 3 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ये जो करेक्शन आया है ये एक फ्लैट का करेक्शन है। यहाँ पे इसका जो इंटरनल वेव पैटर्न है उसको समझते हैं। ए, बी एंड सी, ये इंटरनल वेव है इसकी। ठीक है, ये फ्लैट्स के फॉर्म में है, मतलब वेव ए जो होगी वो 3 वेव्स के फॉर्म में होगी, वेव बी जो होगी वो भी 3 वेव्स के फॉर्म में होगी, और वेव सी जो होगी वो 5 वेव्स के फॉर्म होगी।
अगर हम इसको 15 मिनट या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम ये समझ जाएंगे कि ये जो मैंने आपको पैटर्न एक्सप्लेन किया हुआ है एग्जैक्टली ऐसे ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, वेव 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम वेव 5 में हमें क्लियर इम्पल्स देखने को मिल रहा है। आइडियली जो ऐसी वेव्स होती हैं वो वेव 3 में ही देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे वेव 5 में हमको देखने को मिल रही हैं, जिसको कि हम अगर मार्किंग करते हैं तो हमारी ये वेव 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई और ये हमारी 5 हो गई। इसको हम अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, तो आपको समझने के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। सो यहाँ तक आते आते हमारी 5 वेव्स की एक साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई है। एक हमारी जो साइकिल है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे जाके हमारी कंप्लीट हो गई है। ये एक इम्पल्सिव वेव है जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और यहाँ के बाद से हम एक करेक्टिव वेव स्ट्रक्चर में है। सो करेक्टिव वेव्स में आपको 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में क्या लग रहा है? 3 वेव्स आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में दिख रही होंगी और आपको 3 वेव्स अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रही हैं। ठीक है, हमेशा ही जो कॉम्प्लेक्स करेक्शंस होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड करेक्शंस होते हैं और अलॉइड्स के हिसाब से जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं उनको हमेशा ही इम्पल्सिव में ही ट्रेड करना चाहिए। जब भी करेक्शंस आते हैं तो उसको वहाँ पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत ही पैटर्न जो होते हैं बहुत ही कॉम्प्लेक्स होते हैं और स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंटली हिट होता है इनमें। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो ABC का पैटर्न है। ये देखिए, वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हो गई, वेव बी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, वेव सी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अगेन हम ABC के पैटर्न को ले लेते हैं। वेव ए यहाँ पे कंप्लीट हो गई, वेव बी यहाँ पे कंप्लीट हो गई, वेव सी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सो हमारा वेव ए कंप्लीट हो गया, वेव बी कंप्लीट हो गया और अभी हम वेव सी में हैं। क्या वेव सी यहाँ पे बन गई है? क्या लगता है आपको? देखिए, नंबरिंग करते हैं। वेव 1, वेव 2, वेव 3, वेव 4 एंड वेव 5। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे वेव्स कंप्लीट नहीं हुई हैं, क्योंकि ये जो नंबरिंग है ये सही नहीं है। अभी इसको हम देखते हैं। पहले हम इसको समझते हैं कि जो अ, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेव ए बनी है इसको कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं? अगर हमें एक यहाँ पे हम अगर हमने देख लिया है कि वेव 5 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, सो वेव ए को कैसे ट्रेड किया जा सकता है? वेव ए को भी ट्रेड किया जा सकता है। हमेशा ही वेव ए के जो सब वेव ए होता है इसके बनने का इंतज़ार करना चाहिए और उसके रिट्रेसमेंट का भी वेट करना चाहिए। रिट्रेसमेंट आइडियल कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में कहाँ तक होता है? हेल्दी कंडीशन में जो रिट्रेसमेंट होता है वो 61% तक होता है और ये रिट्रेसमेंट जो होता है ये वेव ए में देखने को मिलता है। अब देखिए, वेव यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ले लेते हैं और फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल यहाँ पे हम 61% पे लगाते हैं, ओके कर देते हैं। अब देखिए कि इसमें क्या हुआ कि एक वेव डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी। ठीक है, वेव एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनी, उसके बाद रिट्रेसमेंट मूव बना। रिट्रेसमेंट मूव क्या होना चाहिए? हमेशा थ्री वेव्स के फॉर्म में होना चाहिए। हो सकता है कि जो मार्किंग हो जो आप कोई भी करे या इवन मैं भी करूँ तो ये ए समझूँ इस वेव को यहाँ पे और यहाँ से बी समझूँ और इसको सी समझ लूँ। और जैसे ही 61% यहाँ पर रिट्रेस हो गया और मैंने सेल साइड की पोजीशंस बना दी, क्या हुआ? एक इनिशियल शॉर्ट टर्म तो प्रॉफिट दिखा, लेकिन तुरंत ही वेव से ऊपर रिट्रेस हो गई और स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया। फिर से 61% पे जाकर के एक वेव का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इससे कैसे आपको बचना है? इससे आप बच नहीं सकते हैं बेसिकली। अगर आप अलॉयड वेव्स के थ्रू ट्रेडिंग करते हैं, आपको देखना ये है कि रिट्रेस्ड मूव आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट के थ्रू ही आपको स्टॉप लॉस और प्रोजेक्शंस अपने प्रोजेक्ट करने होते हैं। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जहाँ पे हम लोग समझेंगे कि वेव सी को कैसे हम लोग कवर कर सकते हैं। मतलब इस केस में जो वेव सी बन रहा है वो वेव ए, वेव बी और वेव सी। वेव सी को हम पकड़ सकते हैं, वेव सी को हम पकड़ करके यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इसको कैसे कर सकते हैं, उस पर एक सेपरेटली एक वीडियो बनाएंगे, उस पर समझेंगे कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो यहाँ के हिसाब से हमारा वेव ए कंप्लीट हो गया, वेव बी कंप्लीट हो गया, अभी हम वेव सी में हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम 1 आवर्स के टाइम फ्रेम पे आते हैं और यहाँ पे 1 आवर पे देखते हैं 1 आवर पे बेसिकली क्या हो रहा है और हम अपनी एक काउंटिंग करते हैं। ये हम एक इम्पल्स टूल लेते हैं, इसकी काउंटिंग करते हैं। यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, ये हो गया हमारा वेव 1, ये हो गया हमारा वेव 2। ठीक है, और इसकी सब वेव्स क्या कह रही हैं, इसकी सब वेव्स की भी काउंटिंग हमको करनी पड़ेगी।
ये हो गया हमारा वेव 3, ये हो गया हमारा वेव 4, ये हो गया हमारा वेव 5 और सब वेव्स में आते हैं। उम, फिर से ये टूल ले लेते हैं, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट हुआ वेव, ये वेव 1 कंप्लीट हुआ, ये वेव 2 कंप्लीट हुआ। गैप हमेशा ही एक जो थ्री वेव थर्ड वेव होती है उसमें गैप होता है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन क्वालिफाई हो रही है, बहुत बड़ा सा गैप है। और गैप बनने के बाद गैप फिल नहीं होता है और उसी डायरेक्शन में मूव कंटिन्यू होता है। तो हमारा वेव 2 कंप्लीट हो गया, यहाँ पर वेव 3 कंप्लीट हो गया, ये वेव 4 है और ये हमारा वेव 5 है, ठीक है? तो इसको हम एक अलग कलर दे देते हैं। तो हमारा ये जो मूवमेंट है ये अभी वेव 3 का ही मूवमेंट चल रहा है और अभी हम वेव 4 के फॉर्म में वेव 4 में ही चल रहे हैं। तो वेव 4 में हम ये देख रहे हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि ये एक इम्पल्स है, तो यहाँ पर ज़िगज़ैग एक बनने की कोशिश हुई है। तो इसको समझते हैं कि यहाँ से हमारा वेव स्टार्ट हुआ है, ये गया है और ये ट्रेस लिया है। तो आइडियल हेल्दी कंडीशन में जो हमेशा ही रिट्रेसमेंट होता है, वो कहाँ तक होता है? वो हमेशा जो होगा, वो वेव 4 तक ही होता है। और यहाँ पे मुझको ऐसा लग रहा है कि जो रिट्रेसमेंट होगा, वो यहाँ तक होगा और उसके बाद से एक और हमें मूवमेंट देखने को मिलेगा वेव 5 के लिए जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो। तो ये रूपा का अभी तक का सफ़र है और आने वाले दिनों में रूपा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड कर सकता है, जिसका कि कॉम्पिटिशन कहाँ पे होगा इसको कह पाना बहुत ही टफ है। लेकिन हेल्दी कंडीशंस में अगर देखा जाए, वेव 3 अगर एक्सटेंडेड होती है, तो जो वेव 5 होती है वो वेव 1 के ही इक्वल बनती है। मतलब हमारा वेव 1 अगर इस रेंज का है तो वेव 5 भी हमको इसी रेंज में ही कंप्लीट होके मिलेगी। और वेव 5 का जो हेल्दी रिट्रेसमेंट होता है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको भी हम फिबोनाची के टूल से समझ लेते हैं। जहाँ से वेव स्टार्ट होती हैं, जो भी ओरिजिन ऑफ वेव्स होता है, जहाँ से वेव 1 होती है, वेव 1 स्टार्टिंग ऑफ वेव 1 से एंडिंग ऑफ वेव 3 तक एक टूल लेते हैं और हमको ये वेट करना होता है कि वेव 4 कहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो हम ये एज्यूम करते हैं प्रेजेंट कंडीशन में, क्योंकि वेव 4 यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुई है, तो हम ये एज्यूम करते हैं कि वेव 4 आने वाले दिनों में कुछ इस लेवल पे कंप्लीट हो सकती है और ये नीचे हमारा प्रोजेक्शन लेवल आ गया। अब इस प्रोजेक्शन लेवल पे हम क्या करेंगे, हम प्रोजेक्शन हमें क्या देखना है, बेसिकली हमें प्रोजेक्शन देखना है 0.382% का, ठीक है? 0.382% का ये प्रोजेक्शन है। जब तक वेव यहाँ तक नहीं पहुँचेगी तब तक वेव 4 कंप्लीट नहीं होगी और जब वेव यहाँ पे पहुँच जाएगी तो हम वेव 5 को ट्रेल करेंगे, या तो उसके एक छोटे से टाइम फ्रेम पे आके देखेंगे कि यहाँ पर क्या 5 इम्पल्सिव कंप्लीट हो गई हैं। अगर नहीं हुई होंगी तो हम उस वेव्स को ट्रेल करेंगे और प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है? रूपा आपका शायद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का स्टॉक नहीं है, तो इस पे आप नहीं कर पाएँगे। अगर आप इंट्राडे करते हैं तभी आप इसको बाय और सेल कर सकते हैं, अगर आपको एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन मिलता है तो। अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का स्टॉक होता तो हम इसको कैरी भी कर सकते थे कुछ दिनों के लिए। अ, इसका फ्यूचर क्या बोलता है? मतलब हमने ये इस स्टॉक को क्यों लिया है, इसको भी हम देखते हैं थोड़ा-सा। अ मैं फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं करता हूँ, मुझे फाइनेंस के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। मेरा जो कोर स्ट्रेंथ है वो टेक्निकल एनालिसिस है और टेक्निकल एनालिसिस में मैंने काफ़ी कुछ पढ़ा है, जो कि मुझे सूट किया, वो एलोट्रोपिक थ्योरी हमेशा सूट की। तो मैं इसी थ्योरी के बेसिस पे ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अभी का जो स्टडी मटेरियल है वो इसी थ्योरी के बेसिस पे ही मैंने एक कंप्लीट किया हुआ है। उम हम आ जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं कि बेसिकली मैटर क्या है। हमने मूव यहाँ से लिया था, ये ऑल टाइम लो था। ऑल टाइम लो के बाद से ही जो अलॉट वेव की काउंटिंग से वो स्टार्ट होती हैं, उसके पहले का मूव जो होता है इनवैलिड हो जाता है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, मतलब एक इम्पल्स वेव 1 के फॉर्म में कंप्लीट हो गया और हम एक रिट्रेसमेंट मूव में हैं। अगर हम कंप्लीट नंबरिंग को अगर हम हटा दें यहाँ से, 1 मिनट यहाँ से रिमूव कर देते हैं और इंडिकेटर्स को छोड़ के ड्राइंग्स को अपनी रिमूव कर देते हैं, ठीक है? तो हम क्या देखते हैं, हम एक फिबोनाची टूल लेते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं, 1 तक जाते हैं और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सो यहाँ पे हमारी वेव 3 कंप्लीट हुई है, इस जगह पे। यहाँ पे हमारी वेव 3 कंप्लीट हुई है। आने वाले समय में वेव 5 के लिए मूवमेंट आएगा, जो कि
पॉसिबिलिटी है वो ये कहती है कि हमेशा ही जो हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख के भी चलना चाहिए और अपनी काउंटिंग्स भी स्टार्ट करनी चाहिए। मतलब उस काउंटिंग्स के बेसिस पे और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी समझते हुए ही हमको कुछ कैलकुलेशंस करने चाहिए। तो मुझको ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो आप एक लेवल देख रहे हैं ना, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है। तो मुझको ऐसा लगता है कि अभी कंडीशंस को देखते हुए कि वेव 5 की जो एंडिंग होगी वो यहाँ के आसपास कहीं पे होगी, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है और सेलिंग है। तो यहाँ पे जो एंडिंग होगी उसके बाद जो भी प्राइस एक्शन होगा, फॉर एग्जांपल हम यहाँ से इतना मूव करेंगे और फिर उसके बाद हम 5 वेव्स के फॉर्म में नीचे आ जाएंगे। हो सकता है यहाँ पे एंडिंग डायगोनल देखने को मिल जाए, फिर तो क्लियर इम्पल्स देखने को मिले, जो भी मिल सकता है। और उसके बाद हम प्राइस एक्शन का वेट करेंगे। प्राइस एक्शन क्या डिफाइन करता है कि हमेशा वेव 4 के ऊपर की क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। और फॉर एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, जैसे वेव 4 हमारा वेव 5 का वेव 4 इस लेवल पे बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से एक अपवर्ड मूवमेंट में आएंगे, फिर एक डाउनवर्ड मूवमेंट को एक होने देंगे, कंप्लीट होने देंगे, और जैसे ही 1 टू 3 का जो पैटर्न होता है ना, जो कि ये कहता है कि एक अप मूव मिला, उसके बाद एक रिट्रेस मूव मिला, उसके बाद फिर एक अप मूव मिला, और जैसे ही वेव 4 के ऊपर की हमको क्लोजिंग मिल जाती है, हमको इस लाइन के जैसे ही ऊपर की क्लोजिंग मिलती है, हम अपना बाई साइड में चुपचाप चले जाएंगे। और फिर उसके बाद हम कहाँ तक इसको ट्रेवल कर सकते हैं, अगेन वेव 4 तक ट्रेवल कर सकते हैं, जो कि एक मेजर हिंड्रेंस है। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ तक जाए। ऐसा ही होता ही है, मतलब जो वेव्स ट्रेवल करती हैं हमेशा ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में एक बाउंसिंग बॉल्स के फॉर्म में ट्रेवल करती रहती हैं। आपको अगर अलर्ट वेव पता है तो आप अपनी नंबरिंग के हिसाब से उसको कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको वॉल्यूम का गेम पता है तो आप वॉल्यूम के हिसाब से उसको एनालाइज करते हैं। अगर आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस अच्छा लगता है, तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक करने का होने का वेट करते हैं, और रिट्रेस्ड मूव होने का वेट करने के साथ ही अपने बाय और सेल्स के पोजीशंस को प्लेस करते हैं। सिंपल सा फंडा है। और तो कंप्लीट थ्योरी यही है जो मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उम, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो भी क्लोजिंग आएगी ना, मतलब यहाँ से जो मूवमेंट आएगा ऊपर के लिए और यहाँ के इस लेवल के आसपास आकर के जो भी इसकी क्लोजिंग आएगी, वेव 1 की हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद जो यहाँ से अप मूव होगा ना, बहुत ही ह्यूज अप मूव होगा। और ये पॉसिबिलिटी है कि रूपा आने वाले कुछ समय में, या हम अगर ईयर्स की बात करें, तो हम रूपा को अराउंड 1000 लेवल तो देख ही सकते हैं। इट कुड बी ए पॉसिबल। देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशंस के बेसिस पे ही सब काम करने होते हैं। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि अगर हमारा रिट्रेसमेंट कुछ इस लेवल पे होता है, तो हमारा 100% कहाँ पे बन रहा है। 100% हमारा बन रहा है 654 के पास में। और अगर हम 161% पे चले जाते हैं, तो हम अराउंड 955 के आसपास आ जाते हैं। तो हमारी जो वेव 3 की क्लोजिंग हो सकती है, वो यहाँ पे भी हो सकती है। अगर वेव 3 एक्सटेंडेड हो गया तो और भी ऊपर जा सकता है। अगर ये ऑल टाइम हाई पे चला गया, मतलब अगर इसने इस लेवल के ऊपर क्लोज कर दिया, तो आप ये समझिए कि ये जो मूवमेंट है, जो डाउनवर्ड मूवमेंट है, एक तो सेम कवर कर लेगा ये अपवर्ड मूवमेंट के लिए। सो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। इसको धीरे धीरे जैसे ही स्टॉक इस लेवल पे पहुंचता है, 240 की रेंज पे पहुंचता है, तो आप यहाँ से इसको बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। और वेट करिए, फिर देखिए क्या होता है। थैंक यू।